Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admina Nation. कल हमने पढ़ा था दैट बेसिकली कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि पब्लिक एंड स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, मोनार्क क्या है, ब्यूरोक्रेसी कैसे दोनों के बीच में लिंक पिन का काम कर रही है, क्या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, क्या बिहेवियरल अप्रोच है, एनवायरमेंटल हमें कैसे अफेक्ट करता है और पेपर वन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो और मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस में हमने मीनिंग की बात की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या है, कैसे उसकी डेफिनेशन विद टाइम चेंज हुई है। एंड आफ्टर दैट हमने डिफाइन किया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको डेफिनेशन में लिख देनी चाहिए अगर कोई आपसे पूछ रहा हो तो। एंड फिर कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन, एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशन में अलग अलग है। और तो आज हम स्कोप एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे एज मैंने कल कहा था। हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो स्कोप है क्या आखिर? हाँ, मुझे पता है जो पबजी वाले हैं वो कहेंगे सर 2x, कोई कहेगा भैया 4x, 6x। हाँ हाँ, पता है मेरे को। पबजी वालों सुधर जाओ, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। स्कोप का वैसे आजकल कौन सा स्कोप चल रहा है मार्केट में? 16x आया क्या? मैं जब तक खेलता था जब तक तो 8x ही होता था, बाकी पता नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया है छोड़े हुए इन सब चीज़ों को। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस पे कि स्कोप का बेसिकली लिटरल सेंस में मतलब होता है दायरा, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इसका क्या क्या दायरा है और एज अ एक्टिविटी इसका क्या क्या दायरा है। एज एन एक्टिविटी कि जो हम कार्य करेंगे उसका दायरा कहाँ तक है हमारा, उसका स्कोप कहाँ तक है। और एज एन डिसिप्लिन जो ये सब्जेक्ट खुद है, ये जो उसकी पढ़ाई है, वहाँ उसका दायरा कहाँ तक है, उसका स्कोप कहाँ तक है। तो एज अ डिसिप्लिन में जब हम बात करते हैं तो पहले तो हमें ये सोच समझना है कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या है इस सब्जेक्ट का, कि किस किस चीज़ों के बारे में ये सब्जेक्ट बात करता है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे कल हमने बात भी की थी, पहले तो बहुत ही नैरोवर पर्सपेक्टिव था सब्जेक्ट का, कि जैसे ओनली एग्जीक्यूटिव के बारे में। फिर जैसे जैसे डेफिनेशन बढ़ती गई उसमें लेजिस्लेचर और जुडिशरी को भी इंक्लूड किया गया, तो सब्जेक्ट मैटर काफ़ी ब्रॉड हो गया है सब्जेक्ट का, कि थ्योरी बिल्डिंग में अब बहुत से सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि आजकल हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर भी उसी के हिसाब से बहुत डाइवर्स हैं और वेरी करते हैं एक दूसरे के आपस में वेरी करते हैं काफ़ी एक दूसरे से। और जैसे कि गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट का चक्कर नहीं, अफेयर्स मतलब सब्जेक्ट गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चेंजिंग नेचर के हैं। मतलब कल गवर्नमेंट का कुछ काम था, आज गवर्नमेंट के काम में कुछ बदलाव आ गया है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि पहले जो गवर्नमेंट थी, जैसे कंकरेंट लिस्ट में बहुत से सब्जेक्ट थे ऐसे जो उठा के उसने सेंट्रल लिस्ट में लिए शेड्यूल 7 में। तो ऐसे गवर्नमेंट का स्कोप बढ़ता गया है और पहले कुछ चीज़ें नहीं थी जो अब आ गई हैं, लाइक एआई, मॉडर्न वॉरफेयर और इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे जैसे चीज़ें गवर्नमेंट के अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट मैटर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा उसका सब्जेक्ट मैटर। ऐसे ही इसका दायरा, पहले समझिए कि इतना सा दायरा था, अब ये बढ़ के इतना बड़ा दायरा हो गया है। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है और ये अभी भी थमा नहीं, ये आगे भी बढ़ता जाएगा। कल को अगर कोई और सब्जेक्ट मैटर आएंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन और भी ज़्यादा वास्ट होता जाएगा। और एज अ एक्टिविटी, एक्टिविटी में हम बात करते हैं कि व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद, जो आप उसमें काम करेंगे, किसके अंडर काम रह के क्या काम होगा, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी क्या डील करता है, इसमें इसका दायरा कहाँ तक है, क्या दायरा बढ़ा है, क्या हुआ है, ये सब इसी के अंडर आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये यंगेस्ट सब्जेक्ट है, कल मैंने बताया था, बहुत पुराना नहीं है, यंगेस्ट एस्टेब्लिश सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा पहले की बात नहीं है, बस रिसेंट में ही कुछ सालों पहले, लाइक 60-70 साल हुए, 100 साल मुश्किल से लगा लीजिए कि सब्जेक्ट को आए हुए। पर बात एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, पहले ये पॉलिटी के अंदर था, फिर इसको एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट बनाने की डिमांड बहुत रिसेंट की है। तो एज एन एक्टिविटी कुछ नैरोअर पर्सपेक्टिव हैं, कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और कुछ मैनेजेरियल हैं तो कुछ इंटीग्रल है। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। नैरोअर पर्सपेक्टिव
एज एन एक्टिविटी, कि ये सिर्फ ओनली एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। ऐसा तो नहीं है ना। कल मैंने समझाया ही था ये सब चीज़ें कि कैसे ये जुडिशरी और ऑल 3 ब्रांचेस को डील करता है। ये जैसे लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, तीनों के लिए ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर लेजिस्लेचर फॉर्मुलेशन में कुछ काम हो रहा है पॉलिसी की तो भी एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जीक्यूटिव उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। कुछ जुडिशरी में भी इसका काम आता है कि जुडिशरी को कैसे मैनेज करना है। जुडिशरी कहती है ना, हम तो भाई कि जब जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए बात आती है कि नहीं हम खुद अपने आप को मैनेज करना जानते हैं, तो वहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खुद का दो रोल है। वो खुद को अपने आप को मैनेज कर रहे हैं तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही किया जा रहा है। वही मैनेजेरियल में देखें तो पहले समझा जाता था कि सिर्फ ओनली मैनेजेरियल एक्टिविटीज से डील करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर बाद में बात आई जैसे जैसे इसका सब्जेक्ट वास्ट हुआ, ये ब्रॉडर इसमें थिंकर्स हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मैनेजेरियल के साथ तो करता ही है, मैनेजेरियल के साथ तो इसके लिंक्स हैं ही हैं, उसके साथ में जो मैनुअल वर्क हो रहा है उसके अंदर उसके बारे में भी बात करेगा, टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी बात करेगा। तो सभी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही कवर होंगे, कुछ सेपरेट नहीं है जो भी आपको दिख रहा है ना। इसीलिए वुड्रो विल्सन ने तो ये तक कह दिया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी ड्वाइट वाल्डो ने, वुड्रो विल्सन ने नहीं, ड्वाइट वाल्डो ने अपनी बुक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कहा था कि जो स्टेट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट का पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव आपके काम आता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है तो आपको वो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव देखता है। वैसे उसने बात बेसिकली ये स्टेट के बारे में कही थी, पर स्टेट के अंदर भी सब्जेक्ट मैटर जो है वो जो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही डील करता है। अब जो यहाँ बात हुई है मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ की, कि मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ से सिर्फ डील करता है इसमें, क्योंकि एज स्टार्टिंग जो मतलब ड्यूरिंग इनिशियल एरा की बात हुई थी, जैसे मैंने कहा था जहाँ पे थिंकर्स थे वुड्रो विल्सन और एल.डी. वाइट, उनके साथ एक थिंकर और भी आते हैं हमारे गुलिक। कोई नहीं, नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ थिंकर्स का ही है, सभी थिंकर्स आपने पढ़ रहे हैं, अभी बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इन्होंने एक व्यू फॉरवर्ड पुट किया था कि किन किन चीज़ों से एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। तो इन्होंने एक टर्म दी थी पोस्ट कॉर्प। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग पी का मतलब यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग बताया था, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी का मतलब सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग। आपको इसी ऑर्डर में ही ये याद रखना है, इसी ऑर्डर में चीज़ें चलती हैं मैंने इन एन इंस्टीट्यूशन। पर इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो क्रिटिक्स इसके बारे में बात करते हैं कि एक नैरोअर व्यू है, बहुत ब्रॉडर व्यू नहीं है, काफ़ी नैरोअर चीज़ दिखेंगी कि ये सिर्फ मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ से डील कर रहा है। ये मैनुअल और अंदर के टेक्निकल चीज़ों के बारे में कुछ बात ही नहीं करा रहा, सिर्फ जो मैनेजीरियल वर्क होता है ना इंस्टीट्यूशन में, सिर्फ उसकी बात करता है। जैसे आप देख लिए प्लानिंग किसका काम है? ऑब्वियसली जो मैनेजीरियल लेवल पे बैठे होते हैं वही प्लानिंग करते हैं, सारी प्लानिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, स्टाफ की सैलरी क्या आएगी, कहाँ से कब सब चीज़ें होंगी, वो भी सब मैनेजर, उनको डायरेक्ट कैसे करना है, सबको कोऑर्डिनेशन में लेके कैसे एक साथ काम करना है, और वो वापस रिपोर्ट करेंगे तो भी मैनेजर को ही करेंगे। और बजट तो ऑब्वियसली टॉप लीडर्स ही बनाएंगे उसके इंस्टीट्यूशन के। तो ये सिर्फ जो गुलिक बात कर रहे थे ना, क्योंकि गुलिक खुद एक क्लासिकल थिंकर हैं, तो जो बात करेंगे वो नैरोवर व्यू पे ही ज़्यादा, जो भी आपको क्लासिकल थिंकर दिखेंगे ना बेसिकली उनका जो व्यू रहेगा एक नैरोवर व्यू रहेगा, और काफ़ी एक वो रहेगी कि चीज़ें काफ़ी एक लिमिटेड स्कोप में चल रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉड बात नहीं कर रहे थे क्लासिकल थिंकर, वो तो बहुत बाद में चीज़ें आई थी कि चीज़ें ब्रॉड हो गई। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए कि ये तो सिर्फ मैनेजरियल वर्क के बारे में बात बता के चले गए, पर आज के टाइम पे तो ये रेलिवेंट नहीं है ना। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है ना, ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, कि जैसे आप ब्यूरोक्रेटिक जाएंगे कि जो हायरार्कियल जो सिस्टम होता है कि ये एक पर्सन, इसके नीचे 2 बैठे हुए हैं, ये इसके नीचे 3 बैठे हुए हैं, या हायर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, उनके नीचे जूनियर वर्कर्स। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको रिपोर्ट करना है, इसने अपर लेवल को रिपोर्ट करना है, इसने इसको रिपोर्ट करना है, और यहाँ से फीडबैक ऊपर चलते हुए जाएगा, ऑर्डर यहाँ से आएंगे और फीडबैक नीचे से ऊपर जाएंगे।
फीडबैक तो ये जा रहे हैं नीचे से ऊपर इस तरीके से, और ऑर्डर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये जो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मैनेजीरियल हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें तो ये मैनेजीरियल ऑर्डर काम करता है, नो डाउट अबाउट दैट। जो ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्योंकि क्लासिकल थिंकर्स हैं, ये वैसी ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। पर जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हो रही है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल इसरो ले लीजिए आप, या आप गूगल ले लीजिए, जहाँ पे इनोवेशन की बात होती है, जहाँ पे इनोवेशन प्राइम मोटिव होता है उनका, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो प्रिंसिपल हैं ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं। जैसे आप गूगल का एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल गूगल, आपको गूगल में जॉब मिली, तो गूगल क्या कहता है, आपके पास कोई आइडिया है, आप हमारे पास लेके आइए, हम उसे फंड करेंगे, आप हमारे अंडर रह के वो काम कीजिए। या आप अगर अपनी टीम चेंज करना चाहते हैं, आप टीम चेंज कर लो, आपको किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना है, और प्रोजेक्ट पे काम कर लो, आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है, आप हमें बताओ, हम उसको फंड कर देंगे। सब गूगल कहता है। गूगल में कोई हायरार्कियल सिस्टम नहीं है। आप अगर आज इस टीम से खुश नहीं हो, आप दूसरी टीम में चले जाओ। आप ये चाहते हो कि मेरे को इन लोगों को लेकर टीम बनानी है, गूगल आपको वो भी अलाउ करता है। गूगल आपको सब चीज़ें देता है, बस आपके पास एक इनोवेशन होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, गूगल आपके लिए तैयार होता है। तो ये आज के लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस हायरार्कियल ऑर्डर पे काम नहीं करती हैं। तो बस यही उनका वो था, ड्रॉबैक या डीमेरिट कह लीजिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जो आज के टाइम पे काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है, ऐसे नेचर भी चेंज हो रहा है। स्कोप जो नेचर का है वो भी चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे। पहले जैसे आप देखेंगे कि जो स्टेट है, कि कैसे स्टेट चेंज हुआ है। पहले तो लेसिस फेयर की बात आती है, लेसिस फेयर स्टेट था, मतलब सबके लिए ओपन, जिसको जैसे काम करना है करते जाओ। नैरोवर स्टेट था, स्टेट की कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, बस पुलिस स्टेट था, पुलिस अपना काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, और कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गवर्नेंस नहीं थी इसके पास। नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गवर्नेंस लिख देता हूँ मैं, नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गवर्नेंस। तो काफ़ी एक लिमिटेड स्टेट था, काफ़ी इतना छोटा सा स्टेट कि ठीक है, ओपन स्टेट है, ओपन अपना काम कर सकते हैं। मोस्टली जो कॉलोनीज थी वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही थी। बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 के एरा का बात स्टेट है ये। उसके बाद जैसे जैसे चेंज होती है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है, तो एक नया प्रिंसिपल आता है वेलफेयर स्टेट का। बाय 1950s की ये बात करते हैं, 1950s। इसमें जैसे इसका एग्जांपल आता है यूएसएसआर, काफ़ी बड़ा स्टेट था। रशियन रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद यूएसएसआर की बात होती है, यूएसएसआर फॉर्म होता है। और वहीं पे जो यूएस में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, हाँ वही रूजवेल्ट जिनका माउंट रशमोर पे फोटो लगा हुआ बड़ा सा, हथौड़ा मार मार के तोड़ के बनाई है ना, हाँ हाँ वही रूजवेल्ट। तो वो यूएस में न्यू डील प्रोग्राम लेके आते हैं, एनडीपी, न्यू डील प्रोग्राम यूएस में। तो वो भी वेलफेयर स्टेट की ही बात करता है। मार्शल प्लान यूरोप में आया था, वो भी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो ये स्टेट का नेचर बहुत लेवाइथन स्टेट था, ये बहुत बड़ा स्टेट। अब आप यूएसएसआर को एग्जांपल लेके देख लीजिए, यूएसएसआर कहाँ से कहाँ तक था, कितने स्टेट उसके अंदर से टूटे हैं। जब आज रशिया तब भी सबसे बड़ा कंट्री है आज के टाइम पे, तो उस टाइम तो उसका और ही अलग दिखता होगा। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट था, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका था। और इसी टाइम पे उनके द्वारा क्या नाम था वो, वो ड्वाइट वोल्डो ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। इसी टाइम पे थी वो, कि स्टेट क्रेडल टू ग्रेव आ रहा है। स्टेट इतना कंट्रोलिंग हो गया था कि वो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव आपकी हर चीज़ को स्टेट ही मैनेज कर रहा था। क्रेडल का मतलब पालना, जैसे बच्चे को झूले में झुलाते हैं ना वो, और ग्रेव मतलब जहाँ नहलाया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब जो चीज़ें मैनेज कर रहा था वो स्टेट ही कर रहा था, उसके अलावा कोई और नहीं था। कि हर चीज़ पे स्टेट का कंट्रोल होगा, बाउंडेशन होगा। इसमें मैक्सिमम कंट्रोल दिखता है स्टेट का। इसी के अगेंस्ट में बाद में बात आती है कि मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, पर वो बात की बात है। इस टाइम स्टेट का कंट्रोल मैक्सिमम था, हर चीज़ पे स्टेट का कंट्रोल था। लाइसेंस राज हुआ करते थे इंडिया में, जैसे देख लेते हैं हम, कोटा राज, लाइसेंस राज, ये सब इसी टाइम पे चल रहे थे। देन आते हैं कॉरपोरेट स्टेट्स। ये बात बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, जो हम लेटर पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस के टाइम पे। गुड गवर्नेंस भी इसी टाइम पे आ रही थी जब कॉरपोरेट स्टेट थे, ड्यूरिंग 1990s। तो वो एलपीजी की बात करते हैं,
एलपीजी सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी बातें करते हैं। ये बेसिकली बात होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जिसे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। वो सब इसके बारे में बात कर रहे थे कि अब टाइम आ गया है कि वेलफेयर स्टेट को हटा के एक कॉरपोरेट स्टेट आना चाहिए। लोगों को थोड़ी हल्की रियायत देनी जानी चाहिए, लोग जैसा काम करना चाहते हैं वैसा होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात होने लग गई थी कि लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए। इसी टाइम हम पढ़ेंगे पब्लिक चॉइस अप्रोच, पीसीए, कि लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। वो चॉइस उन्हें स्टेट तो दे नहीं पा रहा, स्टेट ने तो जो प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक घर है, स्टेट बोलता मैं बना के दूंगा, ठीक है भाई तू बना दे, वही घर में लोगों को रहना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया है, सिंगल डिज़ाइन हाउस, कि एक ही डिज़ाइन के घर, आप सबको एक डिज़ाइन के ही दिखेंगे, सबके घर एक ही डिज़ाइन के, वो बस टॉप लीडर्स को छोड़ के बाकी सबके घर एक ही डिज़ाइन के मिलते हैं। पर जब आया वेलफेयर स्टेट, वो बोला खुद अपना कॉन्ट्रैक्टर लेके आओ, खुद घर बनाओ, जितना पैसा है उतना बड़ा बना लो, जितना नहीं है छोटा बना लो, वो हमारी हेडेक नहीं है। आपको जैसा बनाना है आप बनाओ, आपके पास ह्यूमन राइट है, आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप बनाइए, नहीं है तो हम आपको बेसिक एनिमिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वेलफेयर स्टेट से हटके बना कॉरपोरेट स्टेट। पर कॉरपोरेट स्टेट्स में भी काफ़ी नुकसान थे कि जो सिर्फ जिसके पास पैसा था सिर्फ वही अफोर्ड कर पा रहा था। अफोर्डेबिलिटी की बात थी कि कौन अफोर्ड कर पाएगा। अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हर कोई तो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जिसके पास पैसा है वो जाके करवा सकता है, जिसके पास नहीं है वो भाई अपना सरकारी देखो। ये बस यही तो चीज़ सरकार की बुरी लगती है कि उन्हें करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एटलीस्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए हर इंसान का। बाकी आप टैक्स लीजिए उस पर, लाइक जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, वैसा कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए। पर 140 वो फिर स्टेट गवर्नमेंट का एक वो आ जाता है अपनी तरफ से रीज़न कि 140 करोड़ के लिए इतना देना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो एक डिफरेंट डिबेट एंड टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर यहाँ फिर बात होती है आज के टाइम पे ड्यूरिंग करंट एरा में किस चीज़ की बात हो रही है? करंट एरा कॉरपोरेट वेलफेयर स्टेट की। इसमें वापस लाया गया जहाँ से इसमें कॉरपोरेट स्टेट में स्टेट को बिल्कुल हटा दिया था, नो स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। पर फिर प्राइवेट लोग अपनी मोनोपोली दिखाने लग गए, मोनोपोलाइजेशन हो गया चीज़ों का कि प्राइवेट सिर्फ वही अफोर्ड कर पाएगा जिसके पास पैसा है, और जिसके पास नहीं है प्राइवेट लोग कहते थे भाई बाहर देखो। तो इस चीज़ को हटाने के लिए इसी में फिर वापस बुलाया जाता है कमिंग बैक ऑफ स्टेट, और इसी में वापस से स्टेट की पावर इंक्रीज की जाती है हल्की सी, पर इतनी ही की जा सकती है। उसमें पावर इतनी नहीं की थी जितनी वेलफेयर स्टेट के टाइम पे थी कि स्टेट हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है। मैक्सिमम कंट्रोल नहीं था इस टाइम था मिनिमम कंट्रोल था स्टेट का, प्लस मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहा था इस टाइम स्टेट। तो ऐसे ही स्टेट का नेचर कैसे स्कोप चेंज हुआ, नेचर कैसे चेंज हुआ स्टेट का, जो कि पहले लेस इज फेयर था, फिर वेलफेयर बना, फिर कॉरपोरेट स्टेट बना, और एट द एंड जो करंट के टाइम पे आके ये कॉरपोरेट वेलफेयर स्टेट के तरीके से हमारे सामने आया। अब हमने इतनी बात की है तो क्या आपको लगता है इज द स्कोप या एरिया, जिसे भी आप बोल लीजिए, या दायरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड्रीलेस? क्या लगता है आपको? बाउंड्रीलेस, सोचो, हल्का फुल्का तो यार दिमाग लगाना चाहिए, हर चीज़ प्लेट पर गए हैं। नहीं, तो स्टेट नहीं, बाउंड्री लेस तो देखो कोई चीज़ नहीं होती है, नो है, सीधा आंसर, एक लाइन, सिंगल वर्ड, नो, बाउंड्री लेस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की तरीके से। जैसे मैं इसे बोलता हूँ, लाइक एनी अदर सब्जेक्ट इट ऑल्सो हैज़ सम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब दो डिसिप्लिन के बीच में कुछ वेरी करता है ना, कि इसका सामान इसमें भी आ रहा है, इसका सामान इसमें भी आ रहा है। तो वैसे ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है दूसरे सब्जेक्ट की तरह से। इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, बस ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी। जैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी देश की एक साथ चलती है ना, हैंड इन हैंड चलती है,
इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लीड टू स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिटी, कि मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग देश की इकोनॉमी होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स होगी देश की। तो वही है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी देश की साथ साथ चलती हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री गो इन हैंड, वो एक साथ ही चलते हैं। दे वॉन्ट एग्जिस्ट इन एग्जाइल, एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से वो नहीं करते, बट दोनों की फिक्स बाउंड्री भी है। यहाँ पॉलिटिकल है तो यहाँ इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, ये पॉलिटी है, बस ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं किसी एरिया में, समझ रहे हैं? बाउंड्री है इनकी फिक्स्ड, पर एक ओवरलैपिंग नेचर भी है साथ में। तो इसी की बात होती है। इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जाता है, सेम गोज विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सब्जेक्ट तो डायनेमिक है, इट इज़ डायनेमिक एंड सो अदर सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाइस वर्सा, कि कुछ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस करता है। So in the end we can say that like any other subject it also has a permeable membrane boundary, कि इसकी जो बाउंड्री ना, जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये अमीबा है, इसको अगर पानी में छोड़ दिया तो ये पानी सोख लेगा। लाइक हम तो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, आपने किया क्या? जैसे ये टब ले लिया, इसमें किशमिश भिगो के रख दी, मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ ना, तो ये किशमिश भिगो के रख दी, तो क्योंकि किशमिश की बाउंड्री परमिएबल होती है, तो ये अगले दिन हम आके देखते थे ये इतनी बड़ी हुई मिलती थी। क्यों? क्योंकि इससे पानी सीख लेती थी। तो ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी भी बाउंड्री परमिएबल है, ये दूसरे सब्जेक्ट से सीखता भी है और दूसरे सब्जेक्ट को सिखाता भी है, लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। तो यही बात हमारी रही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया, कैसे चला, क्या सब हुआ, स्कोप क्या था इसका, स्कोप एंड बाउंड्री। तो अब हम आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको क्या लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है आखिर? वही बात सर, भैया डिसिप्लिन के बारे में पूछ रहे हो, CIPLI ने डिसिप्लिन के बारे में पूछ रहे हो, एज एन एक्टिविटी के इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ रहे हो। यार ये बड़ा रोला हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंस्टीट्यूशन अलग और डिसिप्लिन, यही तो खासियत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इसको एज अ इंस्टीट्यूशन भी देखा जा सकता है और एज अ डिसिप्लिन भी देखा जा सकता है। डिसिप्लिन मतलब जो हम पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ हम काम करेंगे, वो भी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। इंस्टीट्यूशन मतलब समथिंग विच डील विद गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो कि गवर्नेंस है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि जो रोमन एम्पायर था वो आपको क्यों लगता है क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था? इतना बड़ा एम्पायर था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया? हाँ, इसका एक रीज़न दिया जा सकता है कि जो रोमन एम्पायर, जो अपने डिसइंटीग्रेशन का कारण बताता है कि रोम से जो सारा सोना निकलता था वो सब इंडिया में आके डिपॉजिट हो जाता था, वो भी एक रीज़न है। पर जो मेन रीज़न जो आता है ना, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, क्योंकि रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था उसका एडमिनिस्ट्रेशन। और जब एडमिनिस्ट्रेशन डिसइंटीग्रेट होता है ना, तो एम्पायर ऑलवेज डिसइंटीग्रेट होगा। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट का मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमी आ जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे करप्शन शुरू हो गया था। जब एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ ब्यूरोक्रेसी जब करप्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो उस देश का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। यही सेम काम नेपाल में हो रहा था। नेपाल में अगर चाहते तो बहुत चीज़ों को रोका जा सकता था, पर नहीं रोका गया। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम पे इंटरफियर नहीं किया। अगर वो टाइम पे इंटरफियर कर लेता तो काफ़ी चीज़ें रोकी जा सकती थी। सेम US ने बहुत कंट्रीज़ के साथ किया है। US जब अफ़गानिस्तान में आया, अफ़गानिस्तान और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, तो क्या लगता है वो मिडल ईस्ट कंट्री अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होता, एडमिनिस्ट्रेशन अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का स्ट्रॉन्ग होता, क्या US वहाँ पे कभी अपना राज स्थापित कर पाता? पॉसिबिलिटी नहीं थी। US इसीलिए डेमोक्रेसी के नाम पे US इसीलिए वहाँ पे एस्टेब्लिश हो पाया, क्योंकि उनके पास एक सिस्टमेटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। अगर वो होता तो US कभी भी इतना पावरफुल एबल था ही नहीं कि वो एक कंट्री में जाके बैठ गया, अफगान जैसी कंट्री में जाके बैठ के वहाँ पे उन लोगों पे अपना ऑर्डर चला सके। इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इसीलिए वेल डेवलप्ड हैं। क्यों?
क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, एक स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ कि नो वन इज अबव लॉ, नो वन इज अबव लॉ, साथ में ये भी है। कहोगे भैया ये तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी कोई लॉ के अलग नहीं है, वहाँ पे भाई प्रैक्टिकलिटी में है। इंडिया में सिर्फ हाइपोथेटिकली सिर्फ लिख दिया गया है, पर क्या होता है, पैसे वाले जब गाड़ी में बैठ के किसी को ठोक देते हैं तो क्या होता है उन पे, सिर्फ जी 300 वर्ड का, सॉरी 300 वर्ड का ऐसे लिख दो। यार ये कोई पनिशमेंट होती है क्या? ये 300 उन लोगों को सिर्फ उसने अपने फ़न के लिए उड़ा दिया, और हमारी जुडिशरी क्या कहती है, 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के इनको फ्री कर दिया जाए। ठीक है यार, चीज़ें चल रही हैं, चलने तो जैसे चल रही हैं, बहुत चीज़ों को सुधारने की तो ज़रूरत है ही। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ इतने डेवलप हो पाई क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ है और एक स्ट्रॉन्ग वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। और एज अ डिसिप्लिन इसका क्या सिग्निफिकेंस आता है, अब हम इस पर बात करते हैं। तो गवर्नमेंट को एफिशिएंटली रन करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, एक बेटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि एक आप हैं, ये मान लीजिए आप हैं और ये आपका फ्रेंड है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आईएएस बन गए, ये कोई और सब्जेक्ट पढ़ के आईएएस बन गया ऑप्शनल में। अब आपके सामने सेम चैलेंज है, ये चैलेंज है, तो आपने क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है और उसकी इतनी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, सब चीज़ों का आपके बारे में पता है, तो आप इस प्रॉब्लम को एक बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये मतलब आपने ब्रूट फोर्स, जो इसको फोर्स प्रोवाइड करेंगे, बीइंग डीसी, इसके पास पुलिस पावर्स होंगी, कुछ जुडिशियल पावर होंगे, ये उनका यूज़ करेगा, पर आप बातचीत से और प्यार से अगर चीज़ों को सुलझा दिया जाए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फोर्स तो बात की बात है ही है, पर ये ब्रूट फोर्स से सिर्फ वहाँ पे जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो इसके लिए एज अ डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात भी कही जाती है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ बिकम करप्ट, फ्यूडल, पैट्रियार्कियल, रीजनल या कम्युनल, क्या बोला मैंने, जब एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ बिकम फ्यूडल, मतलब पावर को सेंट्रल पावर से यूज़ करने लग जाएगा, या करप्ट, जब वो करप्ट हो जाएगा इन इटसेल्फ, पैट्रियार्कियल, मतलब कि सिर्फ एक ही जेंडर को ही उसमें दिया जाएगा अपॉइंटमेंट, रीजनल कि सिर्फ एक ही रीजन को होगा। यही सेम पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान का डाइवर्जन भी इसीलिए हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रीजनैलिटी आ गई थी। वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को हायर सर्विसेज में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी, इसीलिए वो वहाँ पे दंगे फसाद हुए, 1971 वॉर हुई और वो डिसइंटीग्रेट हुआ। और जब कम्युनलिज्म आ जाएगा, यही चीज़ मैंने बोली, जब व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ बिकम करप्ट, फ्यूडल, पैट्रियार्कल, रीजनल एंड कम्युनल, देन वी डो नॉट गेट डिजायर्ड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ उस टाइम खत्म हो जाएगा, देन वी डो नॉट गेट डिजायर्ड रूल ऑफ लॉ एंड दिस विल रिजल्ट इनटू डिसइंटीग्रेशन। सेम चीज़ जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, यूएसएसआर के साथ भी हुई थी, काफ़ी देशों के साथ हुई है, आजकल नेपाल के साथ भी हो रही है। इसी को WB डोनहैम, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, डोनहैम नाम है इनका, WB डोनहैम अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं, इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स, इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स, अगर हमारी सिविलाइजेशन फेल होगी, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक होगा, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट होगा, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टूटेगा, तभी हमारी सिविलाइजेशन फेल हो सकती है। जैसे मैंने कल आपको काफ़ी सारी सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, यूरोपियन, आज रोमन की भी बात हुई, ऊपर हड़प्पन की भी बात। जब बेसिकली जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो ही हो सकता है कि हमारा सिस्टम जो है, जो सिविलाइजेशन है हमारी, वो पूरी की पूरी टूट जाए। नहीं तो कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन एट द एंड चीज़ों को संभाल ही लेता है। इसी में जो हमारे कौटिल्य हैं, कौटिल्य नाम सुना है? हाँ हाँ, वही जिसका शो भी आता था कौटिल्य। हाँ, तो वो अपनी एक बुक लिखते हैं, अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र, हाँ पेपर 2 में इसका एक पेपर भी है, मतलब एक चैप्टर भी है, फर्स्ट चैप्टर में ही इसकी बात होती है कौटिल्य अर्थशास्त्र की, वहाँ हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो वो सिर्फ इकोनॉमी की बुक नहीं है अर्थशास्त्र, हम आज के टाइम पे तो कह देते हैं वो, उसके साथ वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया जाता है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है कि कैसे राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो सप्तांग थ्योरी आती है, सप्तांग थ्योरी। इसमें ना राजा के राज्य के 7 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जिसकी मैं ट्रिक देता हूँ, सज डक डम, सज डक दम, ठीक है। ऐसे स्वामी, अमात्य, जनपद यानी टेरिटरी, अच्छा आपको तो अभी बताना भी पड़ेगा ना, स्वामी, स्वामी मतलब जो लीडर लीडर सोवरन होना चाहिए, अमात्य उसके मिनिस्टर, उसके वफादार होने चाहिए, जनपद वहाँ की टेरिटरी, टेरिटरी कैसी होगी, टेरिटरी कहाँ होनी चाहिए, दुर्ग यानी फोर्ट, एक फोर्ट होना चाहिए, सिटी फोर्टिफाइड होनी चाहिए, कोष ट्रेजरी, राजा के पास हमेशा एक ट्रेजरी भंडार होना चाहिए, अगर ट्रेजरी खत्म होगी तो धंधा खत्म। दूसरा दंड, आर्मी, आर्मी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी राजा के पास होनी चाहिए, मित्र, मित्र अलाइज, राजा को अपने साथ के देशों के साथ एक अलायंस मजबूत होनी चाहिए। ये सब सप्तांग थ्योरी में ये पेपर 2 में पढ़ा जाएगा। तो ये यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र भी इसके बारे में बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक देश को चलाने के लिए। जैसे कि अभी भी कंट्रीज जो है लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान या म्यांमार, श्रीलंका और कौन सी, नेपाल भी आज के टाइम पे आप फॉर रिसेंट एग्जांपल आप ले सकते हो, ये इकोनॉमी बैंकरप्सी फेस कर रही हैं, और सब में एक ही कॉमन कारण है, सिंगल्स वन कॉमन थिंग, सोच सकते हैं क्या है? कि उनके पास नो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके कारण से रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। इसी को तो डिवाइड वो लिखते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ खत्म होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन टूट जाता है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन टूट जाता है तो कंट्री खत्म हो जाती है, यही चीज़ थी। तो यही सब और डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। जैसे कि इंडियन कंटेक्स में ले लीजिए आप, इंडियन कंटेक्स में एक ही चीज़ सही है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कुछ चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पर इंडिया के साथ चैलेंजेस बाकी किसी कंट्री से कई ज़्यादा हैं। जैसे कि इंडिया में रीजनलिज्म एक मेजर इशू है, कि मराठी में जो बात कर रहे हैं वो हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी वाले मराठी सीखना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ गुजराती हैं, और इधर यूपी वाले अलग, और तमिल सब अलग। तो रीजनलिज्म एक मेन इशू है, लैंग्वेज भी इनका अलग हो जाती है, तो एक मेजर इशू आ जाता है, प्रॉब्लम्स हैं। पर एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि डाइवर्सिटी कंट्री में जितनी होगी, कंट्री में ब्यूटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब कल ही मैंने बताया था सिंगल कलर, अगर हम सिंगल कलर लेके बैठ जाएंगे तो ये एक ड्राइंग भी बनाओ ना, तो उसमें सिर्फ एक ही कलर हो ना, तो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। हाँ वो अलग बात है स्केच है, क्योंकि स्केच में एक शेडिंग दी जाती है, पर अगर जब आप ड्राइंग करते हो ना, एक सिंगल कलर की ड्राइंग कभी ड्राइंग नहीं होती है, वो तो सीधा एक पेंट कर दिया आपने। ड्राइंग जब ही खिल के आती है जब उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये रीजनलिज्म, पर ये कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। दूसरा नक्सलिज्म, देखो मैंने इसी बात पे कलर भी चेंज कर लिया करते रहना चाहिए। टेररिज्म, देश साथ में पड़ोसी भी तो हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं, एक तो पड़ोस वाले ही जालिम है देश। नक्सलिज्म, अंदर बैठे हुए, और हाँ उनकी भी गलती नहीं है, चीज़ें उन्हें प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है, सरकार देना नहीं चाह रही है, और यहाँ वो खुद अलग होने की डिमांड रखते हैं। कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब इंडिया के चैलेंज हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक थ्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन को एक और इशू प्रोड्यूस करते हैं उनको डील करने के लिए। तो इनसे भी हमें टैकल करना है, और इनके साथ कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जो पहले नहीं थे, आ जाए हैं कहीं ना कहीं। साइबर सिक्योरिटी जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप इंडिया में, हाँ पर गवर्नमेंट है जो इस पर काम कर रही है, आपके पास भी फ़ोन आते होंगे कि ये मत उठाइए, वो मत उठाइए, कॉल अननोन नंबर से आपको मैसेजेस आते हैं, लिंक आते हैं, उन पे रिप्लाई मत कीजिए। दूसरा क्लाइमेट चेंज,
इंडिया का काफ़ी हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहा है, इसी को हम बोल देते हैं। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो उसको भी टैकल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखना है। चौथा पॉवर्टी, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज भी हैं। आपको पता है 250 मिलियन प्लस जो लोग हैं इंडिया में वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, तो इसको टैकल करना। यार 250 मिलियन प्लस छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है। और इसके बाद हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, ठीक है, होंगे, जल्दी ही होंगे, पर जब तक इन 250 मिलियन को पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक क्या लगता है कि अब हमारा कोई फ़ायदा है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, कोई वो नहीं है यूज़ जब तक इनको कुछ इनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट ना की जाए। उसके बाद हमारा गिनी कोफिशिएंट वो बढ़े जा रहा है। गिनी कोफिशिएंट माने डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि जो सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और कैसे हमें इन चीज़ों को डील करना है, इमर्जिंग थ्रेट्स को, और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में खुद के थ्रेट्स हैं इनको कैसे डील करना है, और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चेंजेस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या चैलेंजेस हैं, फ्यूडल है, करप्ट है, पैट्रियार्कल है, यही सब चीज़ें हैं सिग्निफिकेंस के अंडर। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और पढ़ने में मज़ा आया होगा, कुछ समझ भी आया होगा। बाकी कल हम ना वुडरो विल्सन के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यू विल्सन नाम सुना है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी में फर्स्ट क्लास में एक टॉपिक है विल्सोनियन व्यू। इसमें हम देखेंगे विल्सन के बारे में, अबाउट विल्सन, ये भी अबाउट विल्सन। कंटेक्स्ट क्या है विल्सन व्यू का, कंटेक्स्ट ऑफ विल्सन व्यू। विल्सन के कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशंस। जैसे इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी दिया, एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, और मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और कल चिंता मत कीजिए, इसको पूरा इन डेप्थ कवर किया जाएगा। और पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल, और कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, और बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब विल्सोनियन व्यू के अंडर है। इसके उनके कंट्रीब्यूशन है। कुछ विल्सन के क्रिटिसिज्म भी हैं, ये कल कवर होगा। इनके रेलेवेंस, आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है इस चीज़ का, और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की, करंट कंटेम्पोरेरी डेवलपमेंट की करंट स्टेटस क्या है, करंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग विल्सोनियन व्यू। तो बस यही चीज़ें हैं, कल कवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल पढ़ेंगे बाकी।